हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ। तो इसका ये सारा वन शॉट रहेगा एंड यहाँ पे जो भी आपका फुल सिलेबस है वो कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अलोंग विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम तीनों चीज़ करने वाले हैं डिटेल्ड में। आपका कल एग्ज़ाम है कंपनी लॉ का, जो कि बीकॉम प्रोग्राम के लिए है, जो कि रेगुलर के कोर्सेज़ का एग्ज़ाम है ना, सोल एंड सी वेब बीकॉम प्रोग्राम का। तो आपका ये सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे फिर ऑनर्स हो, दोनों में एक है। तो आप ये वन शॉट बीकॉम ऑनर्स के भी लिए देख सकते हो, जिनका एग्ज़ाम बहुत दिनों बाद है, ठीक है। तो ये वन शॉट रहेगा, इसके अंदर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर करेंगे। एक और बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको जाके देख सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कैसे नोट्स मिलेंगे और आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी आपको रिप्लाई मिलता है। वो ऑटोमेटिक रिप्लाई है, ठीक है। सारे स्टेप्स फॉलो करना, आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा एंड आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो आप वो वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा मैं किस ग्रुप की बात कर रही हूँ। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह सब सिंपल है, जो कि समझ आ रहे हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लग रहा है ये वन शॉट से आपका कैसा। और हाँ, एक और बात, एंड तक देखना वीडियो को, तभी समझ आएगा। ऐसा नहीं है पीडीएफ ले लिया पीडीएफ से पढ़ रहे, नहीं, वो पीडीएफ है, उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तभी आपको मेरे नोट्स समझ आएंगे। बिना एक्सप्लेनेशन के जो मैंने नोट्स बनाए वो आपको कैसे समझ आते हैं? खुद के नोट्स तो खुद को ही समझ आते हैं। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद पीडीएफ को रीड करना। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अपने पहला जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डिवाइड किए हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 है कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन, मेरे अकॉर्डिंग इनके नाम है, ये बुक के अकॉर्डिंग नाम मैंने नहीं रखे इनके। यूनिट 2 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डॉक्ट्राइन्स, ये 3 चीज़ इस यूनिट में हैं। यूनिट 3 में मैंने कवर किया प्रोस्पेक्टस, शेयर्स एंड कैपिटल। यूनिट 4 में डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स एंड यूनिट 5 में मीटिंग्स एंड ऑडिट और वाइंडिंग अप। तो ये सारी चीज़ें हैं यूनिट वाइज। तो सब्सक्राइब टू द चैनल। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और हम लास्ट तक देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डिफाइन ए कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। उससे पहले कौन सा कंपनी का एक्ट था? 1956। एक्सप्लेन इट्स असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच कॉर्पोरेट व्हील में बी लिफ्टेड। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का मतलब बताना है, अंडर कंपनी एक्ट 2013, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन कॉर्पोरेट व्हील या फिर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होती है, फिर उसके सर्कमस्टेंसेस जिसमें हमें वो व्हील हटानी पड़ती है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले कंपनी क्या होती है? कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 20। तो कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 और क्लोज 20 के अंदर कंपनी डिफाइन की गई है, जिसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट मतलब इस कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, या फिर किसी प्रीवियस लॉ जो कि 1956 में आया था उसके अंदर, तो उसको हम कंपनी बोलते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, जो कि किसने क्रिएट की है? लॉ ने। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। और उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स इन डिटेल फर्दर। इसके बारे में सब डिटेल में देखेंगे। ये फीचर्स है, ये डेफिनेशन जो मीनिंग है आपका, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला आपके फीचर्स हैं। तो ये आप अगर फीचर्स पढ़ोगे आगे तो वो मीनिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। कंपनी इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 2 क्लोज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कोई भी इस एक्ट के अंदर और एनी प्रीवियस लॉ, उसी को बोलते हैं कंपनी। अभी देखो, इसके फीचर्स देखना है। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी के मेंबर अलग हैं, कंपनी अलग है, दोनों के बीच में एक व्हील लगता है, पर्दा जिसको बोलते हैं। ये कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है। कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। कंपनी किसी के ऊपर स्यू भी कर सकते हैं, मतलब केस भी कर सकते हैं, और कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, ठीक है। द मेंबर्स आर नॉट
द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है ना उसका ओनर कोई और नहीं है बल्कि कंपनी ही कंपनी की प्रॉपर्टी की ओनर है। वहाँ पे मेंबर्स ओनर नहीं बनेंगे उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल यहाँ पे देखो सेपरेट मतलब अलग अलग, लीगल यहाँ पे हमारा हो गया मतलब कानून के तौर पर, और एंटिटी मतलब कंपनी और जो शेयर होल्डर है वो, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से लीगली बात करें तो। दिस प्रिंसिपल वॉज क्लियरली एस्टेब्लिश, एक केस था जो कि हम केसेस बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, ये केस का नाम देगा और फिर बोलेगा एक्सप्लेन करो ये कंसेप्ट को, तो आपको ये समझाना है। केस है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो वेयर द कोर्ट हेल्ड दैट कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन डिस्टेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, जहाँ पे कंपनी कोर्ट ने बताया था कि कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स मेंबर चेंजेस ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी लगातार चलती रहेगी, एग्जिस्ट में रहेगी, एग्जिस्टेंस में, चाहे उसके मेंबर्स चेंज हो जाएं। चेंज कैसे हो सकते हैं, एक तो डेथ हो जाएगी या फिर उनको दिवालिया घोषित कर दिया या फिर उनका ट्रांसफ़र हो गए शेयर्स के। तो ऐसे अगर मेंबर्स चेंज हो रहे हैं तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं डल रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ कभी अफेक्टेड नहीं होती इसके मेंबर्स की लाइफ से। अगर एक केस था यहाँ पे कि बॉम्ब से ब्लास्ट से सारे मेंबर्स की डेथ हो गई, अब कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, तो हाँ कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी के मेंबर्स की लाइफ से इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दिस मीन्स मेंबर में गो एंड मेंबर में कम, मेंबर में कम और गो, तो ये आपको लाइन लिखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंपनी कंटिन्यू फॉर, इसका मतलब ये कम मेंबर जा सकते हैं आ सकते हैं लेकिन कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो ये बंद हो सकती है कब, जब इसको लीगली वाउंड अप, लीगली बंद किया गया हो किसी के द्वारा, तो ये बंद हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा फीचर लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। जैसे कि हमने 10,000 के शेयर्स खरीद रखे, तो अब अगर कंपनी में लॉस होता है तो लेट्स से कंपनी में 1 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये मिस्टर एक्स हैं, ये कितना लॉस पेमेंट करेगा, तो ये इन्हें 10,000 के शेयर खरीद रखे तो 10,000 का लॉस पेमेंट करेगा। अब ये 90,000 का इसमें हिस्सा नहीं लेगा, ये सिर्फ 10,000 का पेमेंट करेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी, जितनी अमाउंट अनपेड है उनके शेयर्स की उतनी ही लायबिलिटी है इनकी। मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं है डेट्स कंपनी के, यहाँ पे अब 90,000 के लिए मेंबर्स लाइबल नहीं है, तो ये बात बोल रहे हैं। ये प्रोटेक्ट करता है पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर एंड इनकरेज करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतने के लिए ही लाइबल रहोगे, उससे ज़्यादा लाइबल नहीं रहोगे आप पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी को कौन क्रिएट करता है, लॉ डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। एक सेकेंड, तो यहाँ पे है कंपनी को कौन क्रिएट करता है, तो यहाँ पे लॉ क्रिएट करता है कंपनी को, ठीक है। हमने ये देखा कि कंपनी को लॉ क्रिएट करता है, तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब आप बोलो तो कि कंपनी यहाँ पे रहती है, ऐसा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको लॉ क्रिएट करता है। इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन एंड वर्क्स थ्रू इट्स डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स। ये अपने आप से तो काम नहीं कर सकते, इसके काम करवाने के लिए क्या चाहिए, हमें डायरेक्टर्स चाहिए कंपनी के अंदर, ऑफिसर्स चाहिए, ये खुद तो काम नहीं कर सकती। सो इसीलिए बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ये लीगल पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। दस इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये एंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हमने बात करी थी, लेकिन किसके थ्रू हो सकती है, कोई ह्यूमन एजेंट जैसे डायरेक्टर, ऑफिसर, CEO, ये सब करवाएंगे तभी तो एंटर होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे देखो शेयर्स ऑफ कंपनी स्पेशली इन पब्लिक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। देखो अगर आपने पब्लिक कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं तो आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड में खरीदे तो आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये केस होता है, ठीक है। हावेवर प्राइवेट कंपनीज़ में रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स का। अगर करना चाहते हो तो कुछ पाबंद है, रूल्स है, रेगुलेशन, उनको फॉलो करना होगा। नाउ द 6 कॉमन सील। एक कंपनी में हैव कॉमन सील विच एक्ट एज ऑफिशियल सिग्नेचर। जैसे कि आपका सिग्नेचर है, लेट्स से मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कंपनी की वो स्टैंप होती है ना, वैसे ही कंपनी का सिग्नेचर होता है। इसी को, ये ऑप्शनल है, करना जरूरी नहीं है, रखना जरूरी नहीं है सिग्नेचर, लेकिन ये एक फीचर है। जैसे कि आप ये पेपर लेके आए कंपनी के अंदर,
और आपको कंपनी का साइन चाहिए, तो डायरेक्टर बोल रहा है कि मैं अपने साइन नहीं करूँगा, CEO बोल रहा है मैं भी अपने साइन नहीं करूँगा, तो आप ये चाहते हो कि कंपनी साइन करे उसके ऊपर, तो आप कंपनी की स्टैंप लगवा लोगे वहाँ पे PVT लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉमन सील। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था कॉरपोरेट व्हील, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉरपोरेट पर्सनैलिटी हो या व्हील हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। मीन्स दैट ए कंपनी हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कंपनी अलग है और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। इट कैन ओन, ये प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में खुद के नाम पे कंपनी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कंपनी को एक स्टेटस देता है सेपरेट पर्सन का इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में कंपनी सेपरेट है शेयर होल्डर्स थे। अब इस जैसे कि लड़कियां पर्दा डालती है, जो लेडीज़ होती हैं वो, अब उसको हटाया भी जा सकता है, अर्बन एरिया में तो हटा देते हैं वो लोग और रूरल में डालते हैं। तो ऐसे ही जो ये व्हील होता है ना, इसको पर्दा बोलते हैं और कॉरपोरेट व्हील है ये कंपनी का है। अब कंपनी का जो ये पर्दा है कैसे कब हटाया जा सकता है, क्या क्या केसेस है जिसके अंदर इसको लिफ्ट किया जा सकता है। ऑल दो कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, हम बात करते हैं कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन कोर्ट कभी कभी इस एंटिटी को इग्नोर कर देता है, कभी कभी उसको मानना पड़ता है कि कंपनी और शेयर होल्डर सेम है। बिकॉज लेट्स से आपने कंपनी चालू की, लेकिन वो इसलिए चालू की थी कि आप फ्रॉड करना चाहते थे, तो अब कोर्ट कंपनी को तो नहीं कुछ कह सकता, आपको ही कहेगा। तो इस केस में कॉरपोरेट व्हील को हटा दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, क्वेश्चन में आएगा तो आपको वो सारे केसेस 1 बाय 1 लिखने हैं। तो सबसे पहला केस है फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। तो यहाँ पे देखो, कंपनी इज फॉर्म टू कमिट फ्रॉड, अगर आपने कंपनी बनाई है फ्रॉड करने के लिए या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, जो रियल पर्सन जिसने कंपनी बनाई है उसको उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेगा, ठीक है। जैसे कि ये केस था गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने, द कंपनी वॉज फॉर्म्ड टू अवॉइड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, द कोर्ट लिफ्टेड द व्हील। मतलब अपने फ्रॉड करने के लिए या इलीगल एक्टिविटी करने के लिए अगर कोई भी कंपनी बनाई है तो उसके केस में जो व्हील है वो हटा दिया जाएगा और कंपनी और शेयर होल्डर दोनों एक ही माने जाएंगे। नेक्स्ट है टैक्स एवेजन। अब आपने कंपनी बना ली, टैक्स देखो दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो टैक्स एवेजन होता है, अगर आपने पहला पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ, एक टैक्स अवॉइडेंस होता है, ठीक है। तो जो टैक्स एवेजन होता है इसका होता है इलीगल तरीके से और ये होता है लीगल तरीके से। अगर आप इलीगल तरीके से के जो टैक्स है उससे बचते हो तो वो टैक्स एवेजन होता है, लीगल तरीके से बचते हो तो वो होता है टैक्स अवॉइडेंस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलीगल तरीके से आप टैक्स से बच रहे हो। तो अगर इलीगल कुछ काम करे तो कंपनी और जो वो है शेयर होल्डर दोनों को क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा, ठीक है। टैक्स से बचने के लिए तो कोर्ट इसको हटा सकता है और फिर आप दोनों को सेम मानेगा। एजेंसी और सेम कंपनी, इफ़ कंपनी एक्ट एज एजेंट, जैसे कि आप एजेंट वाली कंपनी बन के रह गए, जैसे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर आपकी कंपनी है, ये USA के अंदर है, ये UK के अंदर है, यहाँ से यहाँ माल ट्रांसफ़र करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बीच में चेकिंग वगैरह हो रही दूसरे देश के अंदर, तो आपने क्या रास्ता चूज़ किया, यहाँ से इंडिया में जाएगा, इंडिया से वहाँ पे जाएगा, और ये इलीगल वो काम है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने कंपनी तो खोली लेकिन उसका कोई मेन काम नहीं है, बस वो एजेंट की तरह काम करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, दिस इज़ इलीगल एक्टिविटी। तो यहाँ पे एजेंसी के रूप में आपने बना दिया, तो उसको भी। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड कोर्ट में लिफ्ट द व्हील टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कंपनी में जिससे जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपकी जो व्हील है उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब आगे 10 वाइल द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज़ फंडामेंटल इज़ नॉट एब्सोल्यूट, वो फंडामेंटल है, वो आपको मिलेगी लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर एक केस में भी वो मिले, कभी कभी वो हटा भी दी जाती है, कोर्ट उस केस में इंटरव्यू करता है और हमें जस्टिस दिलाता है। तो यहाँ पे हमने बात करी, देखो हाँ, तो यहाँ पे हमने बात करी कंपनी की, देन उसके आपको अगर क्वेश्चन ये आता है कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है और उसके सर्कमस्टेंसेस, तो भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखनी कंपनी को, और सारी चीज़ें लिखनी कंपनी की मीनिंग, फीचर एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो आपको देखो ये पूरा मीनिंग लिखना है, देन ये लिखना है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी लिख रहे हो ना, इसके नीचे थोड़ी हेडिंग डाल के वो भी लिख देना, कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट, थोड़ा पेज बढ़ जाएंगे उससे।
देन ये सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं जैसे मैंने किए हुए हैं, बस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट वाला, एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। हमें डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज है उनको एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर आती है सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, दूसरी आती है पब्लिक कंपनी, देन हमारी 1% कंपनी, देन स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी, फॉरेन कंपनी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सेम डिटो। अगर ऐसे नहीं आता है तो क्या आएगा, आपका शॉर्ट नोट आएगा, बोलेगा एक्सप्लेन एसोसिएट कंपनी, फिर नीचे एक और शॉर्ट नोट 1% कंपनी, फॉरेन कंपनी, ऐसे भी आएगा। या फिर ऐसे आएगा जैसे कि एक्सप्लेन प्राइवेट कंपनी एंड देयर प्रिविलेजेस क्या होते हैं प्राइवेट कंपनी के, या फिर इलीगल एसोसिएशन क्या होता है, ये सब तो हम डिटेल में बात करेंगे। अंडर कंपनी एक्ट 2013 कंपनीज आर क्लासीफाई ऑन वेरियस बेसिस। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज को बहुत डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, और ये क्लासिफिकेशन हमें समझने में हेल्प करता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, ओनरशिप और लीगल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमें ये कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली फर्स्ट बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो यहाँ पे अगर बात करो आप प्राइवेट कंपनी की, तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कहाँ पे लिखी होती है कंपनी एक्ट 2013 में, तो वो सेक्शन 2 क्लोज 68। आपको ये याद करना जरूरी नहीं है, बट आपको अगर याद रहता है तो याद कर लो। अगर लिखो ना ये सेक्शन तो डेटो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं आप रॉन्ग सेक्शन, अगर आपको नहीं याद आ रहा, कन्फ्यूज़न है तो मत लिखना, क्योंकि जो टीचर चेक कर रहा है उसको सेक्शन सारे पता है। अगर आपका सेक्शन गलत होगा तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर वो भी गलत होगी, चाहे आपने सही लिखी हो, तो सेक्शन मेंशन मत करना। ठीक है, इट इज़ ए कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर टू इट्स शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर 200 एंड प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक। ये आपका देखो पूरा मतलब हो गया इसका। देखो मैं बताऊँ पब्लिक कंपनी क्या होती है। एक तो आपको पहचानना कैसे है ये पब्लिक है या प्राइवेट कंपनी। तो देखो प्राइवेट कंपनी को पहचानना है तो उसके पीछे लगेगा पीवीटी लिमिटेड, ठीक है, ये लगेगा तो आप पहचान सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो कि उसके लास्ट नाम के पीछे लगता है पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। उसके मेंबर, प्राइवेट कंपनी के अंदर सिर्फ 200 तक मेंबर होते हैं, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं होते। ठीक है, अगर ज़्यादा होंगे तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है, राइट टू ट्रांसफ़र वो नहीं मिलता आपको, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वो नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे आप इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को, इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को कि वो आपके जो शेयर्स हैं उनको खरीदे, तो नहीं दे सकते। तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं प्राइवेट कंपनी के। ये फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करती है मैनेजमेंट में, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो इसको फुलफ़िल करनी होती हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिविलेजेस ये एंजॉय करती है। तो सबसे पहला प्रिविलेज है कंपनी एंजॉय सर्वल प्रिविलेजेस, जैसे कि एक्सेम्पशन फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस। इसको प्रोस्पेक्टस इशू की ज़रूरत नहीं होती, इसको कॉम्प्लायंस जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं मिलती, और यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके इतने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। ये बिज़नेस इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती है उसके कॉपरेशन के बाद ही। ठीक है, तो ये क्या है प्रिविलेजेस जो कि ये कंपनी इंजॉय करती है, और ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, सो आप ज़रूर याद करना इस चीज़ को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी। तो देखो पब्लिक कंपनी कहाँ पे है, वो थी प्राइवेट कंपनी थी सेक्शन आपका 268, और ये है सेक्शन 2 क्लोज 71। इट इज़ ए कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। ये वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। कैन इनवाइट पब्लिक, ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है सब्सक्राइब करने के लिए इनके शेयर्स को, और मैं भी आपको इनवाइट कर सकती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए दिस चैनल को। ठीक है, यहाँ पे कोई इन्विटेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पे। यहाँ पे आप पब्लिक कंपनी के केस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर्स का जितना चाहो उतना। इसके अंदर मिनिमम मेंबर होने चाहिए 7, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो इसके ऊपर भी लगते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पब्लिक कंपनी का। देन OPC 1% कंपनी क्या होती है। तो 1% कंपनी की यहाँ पे बात करें तो इसको बोलते हैं OPC। एक ऐसी कंपनी जिसमें देखो 1% सिर्फ एक इंसान, तो ओनली वन मेंबर होते हैं यहाँ पे। ये हमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे सोल ओनरशिप भी बोल सकते हैं कि एक इंसान इसका ओनर रहेगा। और ये सूटेबल किसके लिए है, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के लिए। जैसे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 1% कंपनी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे 50,000 से
मिनिमम 50,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपकी ये 2.50 करोड़ की अगर बन जाती है तो फिर आपको इसको ट्रांसफ़र करना होगा प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्मॉल कंपनी क्या होती है। तो यहाँ पे स्मॉल कंपनी जो कि अपने जो पेड अप कैपिटल है उसके बेसिस पे डिवाइड होती है और इसका जो टर्नओवर होता है वो लिमिटेड होता है बाय लॉ, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि इनकी लीगल जो कंडीशंस है वो कम है, सिंपल प्रोसीजर है और रिड्यूस पेनल्टीज, इसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह भी कम लगती हैं। स्मॉल कंपनी उन बिजनेसेस के लिए है जो कि उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े। एसोसिएट कंपनी, एक कंपनी इन associate company is one in which another company has significant influence, generally through control at least 20% of voting power or participation in business decision. It is not a subsidiary company but also close business relationship. Let's say PW वाला है और कोई कंपनी है, जैसे कि UPSC के बारे में मुझे थोड़ा पता है, सारथी IAS नाम से है, तो आपका यहाँ पे लिख सकते हो सारथी, हाँ सारथी IAS के नाम से है एक PW। तो PW ने सारथी IAS के 40% शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, एसोसिएट कंपनी, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनके पास 40%, तो ये होती है एसोसिएट कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, प्रोड्यूसर कंपनी जो कि प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं उनके लिए बनाई हुई है, जैसे कि फार्मर, प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चरिस्ट, ताकि वो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, इन सबको ईजिली कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी इनकम इंप्रूव करे और वेलफेयर करे आपके मेंबर्स का, ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी। देन फॉरेन कंपनी क्या होते हैं, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जो कि बनाई गई थी, रजिस्टर की गई थी आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर, लेकिन अभी वो इंडिया के अंदर काम कर रही है। जो कि फॉरेन कंपनी जो कि बनाई गई थी आउटसाइड इंडिया, लेकिन नाउ वर्किंग, अभी जो काम कर रही है वो कर रही है इनसाइड इंडिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको कुछ प्रोविजंस है कंपनी एक्ट के जो फॉलो करना चाहिए, तभी ये ऑपरेट हो सकती है इंडिया के अंदर। नाउ इलीगल एसोसिएशन इज फॉर्म्ड व्हेन नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेड, जनरली 50 से ज़्यादा अगर आपके लोग हैं और वो इकट्ठे काम करें और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक किसी भी कंपनी के अंदर, तो उनको बोला जाएगा इलीगल एसोसिएशन, ठीक है। सच जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता और इसके मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेट्स से ये 50 लोग हैं, इन्होंने 10,000 का लोन ले लिया, अब वो 10,000 की पेमेंट कौन करेगा, ये 50 करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इनके घर से वो पेमेंट आएगी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की कंपनी है जो कि डिफरेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है तो उसके हिसाब से आपको उस कंपनी के अंदर जाना चाहिए। आपके पास कितना पैसा है, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे करें, थ्रू SPICE फॉर्म एंड लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या होता है, और कंपनी बी रजिस्टर्ड विदाउट यूजिंग लिमिटेड, क्या कंपनी को बिना लिमिटेड यूज़ किए रजिस्टर किया जा सकता है। तो ये सारा, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक लीगल प्रोसेस है जो कि कंपनी को रजिस्टर करती है अंडर कंपनी एक्ट 2013 एंड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब है ऐसी लीगल प्रोसेस जो कि कंपनी को रजिस्टर करती है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, और वो एग्जिस्टेंस में आती है कंपनी एंड देन वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। उसके बाद हम कैसे रजिस्टर करते हैं, सबसे पहले प्रोसीजर देखेंगे तो कंपनी एक्ट प्रोवाइड करती है एक वेब बेस्ड नॉन सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म, मैं शॉर्ट में ही बोलूँगी तो आप फुल फॉर्म चाहिए तो यहाँ से याद कर सकते हो। SPICE तो ये ईजी इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज़ की गई थी, जैसे आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो ChatGPT, गूगल, जेमिनी, इन सब का जितना यूज़ कर सकते हो उतना करो, तो ताकि ईजी आप भी मार्क्स ले सको। तो उसी तरीके से इसके इनकॉर्पोरेशन को ईजी करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको नेम का अप्रूवल लेना होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर द अप्रूवल ऑफ कंपनी नेम।
ठीक है। आपको कंपनी का नेम अप्रूव करवाना होगा। कंपनी का नेम यूनिक होना चाहिए और किसी भी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे दूसरी कंपनी है नाइक है, आप भी नाइक डाल रहे हो तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए और आपके कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए। दूसरा, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमने देखो SPICE, यहाँ पे इसमें पार्ट 1 में हमने क्या किया, पार्ट 1 में हमने नेम अप्रूव करवाया। फिर उसमें इसके प्लस पार्ट 2 के अंदर क्या करना है, पार्ट 2 के अंदर हमें करना है नेम अप्रूवल के बाद आपको जो एप्लीकेशन फाइल्स इनकॉर्पोरेशन की वो फिल करने हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी हैं वो सब। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने आप ये लिख सकते हो। तो देखो फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पार्ट बी में यहाँ पे नेम अप्रूवल के बाद एप्लीकेशन को फिल करना होता है इनकॉर्पोरेशन की जो डॉक्यूमेंट्स है, जिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स, एड्रेस जहाँ पे आप रजिस्टर करोगे, जो ऑफिस बनाओगे वहाँ पे। तो ये होता है। उसके बाद तीसरा काम, आपको एप्लीकेशन देनी होती है पेन के लिए, टेन एंड अदर रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर बनवाने होते हैं, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, GST रजिस्टर करवानी होती है अगर आपने नहीं किए और EPFO ESIC रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ये सारे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको, ये ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो कि नेसेसरी है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, आपको कोई भी प्रोफेशनल है लाइक CA और CS, उसको सारी लीगल एक्टिविटीज़ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है और डिक्लेयर करना होता है कि ये सारी जो भी डिटेल्स दी हैं हमने वो सारी ट्रू डिटेल्स है, सही हैं, करेक्ट है। फिर आपको वेरिफिकेशन के बाद जो रजिस्ट्रार ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इशू कर देगा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको सर्टिफिकेट दे देगा एंड देन उसके बाद आप कंपनी लीगल बन गई, अब आप काम कर सकते हो। 5 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं फॉर्मेशन के। अब लीगल स्टेटस क्या होता है, अब आपने इनकॉर्पोरेशन करवा लिया, रजिस्टर करवा ली कंपनी, अब उसके बाद क्या होगा, क्या अब कंपनी को हम किस नाम से बोल सकते हैं, कैसे क्या रहता है। तो यहाँ पे लीगल स्टेटस है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद कैसा लीगल स्टेटस रहता है। सबसे पहले एक तो कंपनी अलग होती है, उसके शेयर होल्डर अलग होते हैं, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है अपने मेंबर से। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, अब चाहे मेंबर्स को कुछ हो, मेंबर में कम एंड गो, कंपनी कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करता अब। ठीक है, थर्ड है, कंपनी जो है उसके ऊपर भी केस डाल सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर केस डाल सकती है, मतलब कंपनी लीगल एक्शन ले सकती है खुद के नाम पे। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अब जो आपके पास प्रॉपर्टी थी वो कंपनी की हो गई, उसको कंपनी मैनेज करेगी, डिस्पोज करेगी, सारा काम खुद के नाम पे करेगी अब कंपनी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या रहता है, अब कंपनी को क्या हम बिना लिमिटेड नाम के चला सकते हैं, कंपनी विदाउट द वर्ड लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड लगाना क्यों ज़रूरी है, तो जनरली कंपनी यूज़ करती है लिमिटेड वर्ड पब्लिक के लिए। देखो, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप लिमिटेड यूज़ करोगे, और अगर आपकी प्राइवेट है तो आप क्या यूज़ करोगे, PVT लिमिटेड, यहाँ पे PVT लिमिटेड। और अगर आपकी पब्लिक है तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड यूज़ करोगे। तो क्या बिना PVT लिमिटेड और बिना लिमिटेड के हम यूज़ कर सकते हैं, तो अंडर सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 का बताता है, कंपनी कैन रजिस्टर विदाउट यूजिंग वर्ड लिमिटेड इफ़ इट इज़ फॉर्म्ड फॉर। हाँ, कर सकते हो, लेकिन ये कौन बताता है, वैसे कर सकते हो, सेक्शन 8 बताता है कंपनी एक्ट का कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन कौन सी कंपनी कर सकती हैं, तो अगर आपने कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर के लिए कंपनी बनाई है, इनका प्रमोशन करने के लिए बनाई, तो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इफ़ इट अप्लाइज इट्स प्रॉफिट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव और इट डज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर, मतलब अगर आप अपना जो डिविडेंड है वो अपने मेंबर्स को डिवाइड नहीं करते हो तो भी कर सकते हो। अगर आपका जो प्रॉफिट, आपका ऑब्जेक्टिव है वो टुवर्ड्स प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर है तो भी आप कर सकते हो। ऐसी कंपनियाँ उसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGO जैसे खोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10, ये इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है लीगल रिकग्नाइजेशन कंपनीज को इसके थ्रू, एंड ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो NGO जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो लिमिटेड लगाने की उनको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके डिफरेंसेस, उनके इफेक्ट, अगर हम उनको चेंज करना चाहें उनके ऑब्जेक्टिव्स को, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी का। जैसे हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत का, वैसे ही कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफाइन करता है कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी क्या काम करना चाहती है, किस हद तक काम करना चाहती है, क्या ऑब्जेक्टिव कंपनी का, प्रॉफिट है या सोशल वेलफेयर। और ये बताते हैं कंपनी को कि तुम्हारी ये लिमिट्स है, इसके अंदर ही तुम्हें रहना है, ठीक है। इसके अंदर कंपनी ऑपरेट करेगी, उसके बाहर कंपनी नहीं जाएगी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपका नेम क्लोज होता है, नेम से रिलेटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्लोज होता है और कैपिटल क्लोज। 10 ऑब्जेक्ट क्लोज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो बताता है कि क्या पर्पज है आपकी कंपनी का, जो कि आपने यहाँ पे स्टार्ट की है उसका। अब हमने मेमोरेंडम देख लिया, वो तो फंडामेंटल लॉ बुक हो गई। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जो कंटेन करता है। अब अपने बाहर ही तो रूल देख लिए कि बाहर से लिमिटेड क्या है, लेकिन जो ये अंदर है इसके अंदर क्या लिमिटेशंस है, इंटरनल रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ताकि हम कंपनी को मैनेज कर सकें अच्छे से। ये गवर्न करती है कि क्या रिलेशनशिप रहेगी कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में। ये हमें रूल्स प्रोवाइड करती है, प्रोविजंस प्रोवाइड करती है, किसके रिलेटेड, शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मीटिंग्स, पावर ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब से रिलेटेड। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो डिफाइन करती है स्कोप, कंपनी कहाँ तक जा सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करती है मैनर्स जिसमें वो ऑपरेशन कर सकती है। Please like and subscribe. आप देखो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर है कंपनी का, वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल बुक है। ये लिमिट डिफाइन करता है जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन ये हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के लिए लिमिट डिफाइन करता है। वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की लिमिट डिफाइन करता है और ये इंटरनल मैनेजमेंट की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुपीरियर है बिकॉज ये कंपनी की बात करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट की बात करता है, तो ये सुपीरियर नहीं है, दिस इज सुपीरियर। ओके। बाइंडिंग इफेक्ट कि इसके जो रूल्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपके ऊपर बाइंडिंग होंगे अंडर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। कौन सा एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। तो इसके एक्ट, ठीक है, तो ये कंपनी पे और उसके मेंबर्स पे बाइंडिंग होंगे। उसके मेंबर्स पे, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके ऊपर। ये आउटसाइडर्स पे जो है बाउंडिंग वो नहीं है, उसके ऊपर मेंशन हो चाहे नहीं हो। ये आउटसाइडर्स को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी जो हमारे आर्टिकल मेमोरेंडम में दी हुई हैं। अगर आपको आर्टिकल में या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस जो है कंपनी का, वो चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें जो जनरल मीटिंग हो रही है उसमें जो 50% लोग प्रेजेंट है उनको वोट करना होगा फेवर में। देन आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल फिल करनी होगी, ROC के पास। देन आपको अप्रूवल लेनी होगी और फिर उसके अंदर जो चेंज करने होंगे, अगर आपने चेंज जेन्युइन बिजनेस पर्पज़ को चेंज करने के लिए किए हैं तो आप चेंज कर सकते हो। अब क्या क्या चीज़ें हैं जुडिशियल, अब लॉ क्यों एक्ट करता है, लॉ आपका रोक सकता है कि आप इस चीज़ को अल्टर नहीं कर सकते। लॉ मना कर सकता है कि यू कांट डू दिस अल्टरनेशन। तो सबसे पहला है मस्ट बी बोनाफाइड, जो आप चेंज कर रहे हो तो वो गुड फेथ में होना चाहिए, उससे कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका बेनिफिट हो रहा है, उससे कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा है नॉट अगेंस्ट लॉ, वो जो प्रोविजन आप चेंज कर रहे हो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आप जो प्रोविजन चेंज कर रहे हो इलीगल नहीं होना चाहिए और वो किसी भी माइनॉरिटी जो फ्रीडम्स है, शेयर होल्डर्स हैं, उनको हार्म ना करता हो। दूसरा, जो आप चेंज कर रहे हो जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर रहे हो तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विद इन लिमिट्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डॉक्ट्राइन क्या होती है इंडोर मैनेजमेंट की और क्या इसकी एक्सेप्शंस है, क्या रिलेशनशिप है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, एंड ये सब। सबसे पहले है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल जो मैनेजमेंट करते हैं, दैट आउटसाइडर डीलिंग विद ए प्रॉपर्टी। आपके जो आउटसाइडर है वो आपकी प्रॉपर्टी के कंपनी के साथ डील करें, वो ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो कंपनी की जो भी इंटरनल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अच्छे से प्रॉपर काम कर रही हैं, कंपनी की जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अच्छे से प्रॉपरली काम कर रहा है। उसके अंदर फिर आउटसाइडर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इन कंपनी के इंटरनल रूल्स के साथ कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही। ये किस केस में लिखा गया था, ये रॉयल ब्रिटिश बैंक के केस में लिखा गया था, वहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया गया था।
देखो, जब एक पर्सन एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर इंटरनली कैसा काम हो रहा है। तो अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से फुलफिल कर रही है। सो उसको उसके बिहाफ पे कोई भी डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? यहाँ पे द आउटसाइडर आर प्रीअज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मैं अज्यूम करती हूँ कि आप आउटसाइडर हो मेरी कंपनी के लिए, आपको नॉलेज होगी हमारी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होगी। इससे हमारी कंपनी प्रोटेक्ट होगी। दूसरा, इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन होगा और दोनों वर्कर और जो डॉक्ट्राइन है एक साथ मिलकर बैलेंस्ड वे में काम कर पाएंगे। अब इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जैसे नॉलेज ऑफ इरेगुलेरिटी। आउटसाइडर को पता है कि ये इंटरनल प्रोसीजर है, लेकिन उसको ये पता है कि ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, ये इंटरनल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे, उसकी वजह से उसको लॉस हो गया, तो वो अपने प्रोटेक्शन को क्लेम कर सकता है डायरेक्टर से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि एक रीजनेबल पर्सन के ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं। तो आउटसाइडर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है वो आउटसाइडर है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं होगा। फ्रॉड और फोरगेसी के केस में ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी, इफ़ द पर्सन एक्ट, अगर आपके डायरेक्टर हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज ए कंपनी, तो आपकी वो लायबल होंगे। लेकिन अगर कोई और इंसान बोल रहा है कि मैं इस कंपनी का हूँ, तो आप ये नहीं मान सकते, बिकॉज उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपको उसकी जो आईडी है सब कुछ देखना पड़ता है। नेगलेंस ऑफ आउटसाइडर, अगर आउटसाइडर केयरलेस है, वो वेरीफाई नहीं करते कि ऑफ कोर्स फैक्ट्स हैं, तो इससे वो इस बेनिफिट नहीं ले सकते इस डॉक्ट्राइन का, ठीक है। तो इसीलिए आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अननेसेसरी डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए ये बनाई गई थी, जिससे स्मूथ ट्रांजेक्शन हो सके और इंटरनल रिकॉर्ड रख सकें। अब है प्रोस्पेक्टस क्या होता है और उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेमेडीज़ जो कि प्रोस्पेक्टस के केस में अवेलेबल है, और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च ऑन यूट्यूब कि DUSL कंपनी लो के या फिर DU कंपनी लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे सारे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी PYQ देखोगे सारे कवर होंगे। मैं ऐसा नहीं करती कि छोड़ दिया कुछ, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सेक्शन 2 सब क्लोज 70 में डिस्क्राइब किया गया है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इशू की गई कंपनी या फिर उसके बिहाफ पे किसी और ने इशू की है, जैसे डायरेक्टर्स वगैरह ने, जो इनवाइट करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी, ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। अब देखो असेंशियल, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक तो आप इनविटेशन देते हो पब्लिक को। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आप सब्ज़ी बनाते हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे आलू, पनीर, स्पाइसेस, तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि उस सब्ज़ी को बनाते हैं। वैसे ही एक प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए आपको जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देना होगा। टू बाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह, ये इशू की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ या फिर बाय द कंपनी, ठीक है। डिस्क्लोजर, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट वो आपको डिस्क्लोज करनी होगी, चाहे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, डिटेल्स हो, डायरेक्टर्स की पर्पज़ हो, इशू करने का रिस्क फैक्टर, या फिर जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और इन्वेस्टर्स अपना फॉर्म्ड डिसीजन लें। अब ऐसा क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, एड्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट होती हैं, उसमें कई बार क्या होता है, एड्स में गलत इन्फॉर्मेशन देती है और वो चीज़ रियलिटी में नहीं होती, लेकिन हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो प्रोस्पेक्टस में भी ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है कई बार, तो उसको बोलते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मिसगाइड कर रहे हैं हमें प्रोस्पेक्टस। देखो, इट कंटेन फॉल्स स्टेटमेंट, और कुछ मटेरियल की जो ज़रूरत थी वो इन्होंने बताया नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं बताई, प्रोस्पेक्टस मिसगाइड कर रहा है इन्वेस्टर्स को, फिर उससे उनको क्या होता है, लॉसेस होते हैं। तो क्या रेमेडीज़ है जो कि अवेलेबल है उनको इन्वेस्टर्स को, सबसे पहले तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और अपने पैसा वापस ले सकते हैं। दूसरा, ये क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए जो इनको लॉस हुआ था। तीसरा, ये कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं क्योंकि कंपनी ने क्या किया, फ्रॉड किया, और कंपनी को पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। फिर है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके अंदर प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है जो कि इशू किया जाता है फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले। इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि प्राइस वगैरह, सिक्योरिटीज़ के, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं। ये यूज़ किया जाता है बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, ताकि हम इन्वेस्टर की डिमांड समझ सकें। देखो, आपके मिड सेम एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद फाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर की, अगर रेगुलर में हैं तो मिड सेम एग्जाम होंगे। तो ये क्या है, आपके रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर आपको थोड़ा मोड़ा डिटेल मिल जाएगी, ऐसे एग्जाम होने वाले हैं।
और जो फाइनल एग्ज़ाम है वो क्या है आपका, जो रियल प्रोस्पेक्टस होता है वो है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सबसे पहले इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो ये है यहाँ पे, व्हेन ए कंपनी प्लान टू रेज फंड, जब कंपनी पब्लिक से प्लान करती है कि हमें फ़ंड उठाना है तो वो इशू करती है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ताकि उसको पब्लिक की जो इंटरेस्ट है उसके बारे में पता चले। फिर वो फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, प्राइस वगैरह क्या रहेगा। इसीलिए प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके इन्वेस्टर्स की, और कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसे हम मिस यूज़ नहीं कर सकते इन स्टेटमेंट्स वगैरह का, ठीक है। फॉर वैलिड अलॉटमेंट, तो सबसे पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो रिसीव होनी चाहिए, जो कि 10% होती है, तो वो रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिसीव्ड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जैसे जो भी डिफरेंट सिस्टम है, कार्ड वगैरह की पेमेंट वगैरह के, उन सब से ये रिसीव होनी चाहिए, कोई भी बैंकिंग चैनल हो सकता है। अलॉटमेंट विद इन टाइम, आपने रीजनेबल टाइम दिया होगा उसके विद इन अलॉटमेंट कर देना चाहिए, आपको शेयर्स दे देने चाहिए। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, अगर पब्लिक कंपनी है तो परमिशन चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो ऑब्टेन आपको करनी चाहिए। इरेगुलर अलॉटमेंट क्या होता है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इरेगुलर अलॉटमेंट का मतलब है अलॉटमेंट मेड विदाउट कॉम्प्रोमाइंग विद, आपने जो लीगल प्रोविजंस थे रिलेटेड टू अलॉटमेंट वो आपने फॉलो नहीं किए और आपने अलॉटमेंट कर दिया, तो वो क्या होता है इरेगुलर अलॉटमेंट। अब इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे आपके इरेगुलर अलॉटमेंट के, सबसे पहला वॉइडेबल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है बिकॉज आपने स्पेसिफिक टाइम में नहीं किया, तो ये लीगल प्रोविजन आपने डिनाई कर दिया। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इसके लिए पर्सनली लायबल हो सकते हैं, इनको कंपनसेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अगर इसकी वजह से किसी भी इन्वेस्टर को कोई लॉस हुआ है, अगर वो क्लेम करता है, देन इन्वेस्टर्स को कौन पेमेंट करेगा, डायरेक्टर्स। उसके बाद है थर्ड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बाय शेयर होल्डर टू अनदर, जैसे आप मिस्टर एक्स हो, अपने शेयर्स खरीदे थे, मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। ओनरशिप वॉलेंट्री आपने खुद जानबूझ के किए हैं, तो ये क्या ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर्स की। ट्रांसमिशन, देखो ट्रांसफ़र मतलब आपने वॉलेंट्री किए हैं, जानबूझ के किए हैं ट्रांसफ़र, आप करना चाहते थे। ट्रांसमिशन क्या होता है, आपको करने पड़े बिकॉज ऑफ लॉ की वजह से आपको करने पड़े, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी डेथ हो जाती है तो आपके सन डॉटर के पास जाएगी वो, तो डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, सक्सेशन के केस में आपको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा लॉ की वजह से, ठीक है। नो ट्रांसमिशन डीड इज़ रिक्वायर्ड इन दिस केस, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पे आपको करना जरूरी नहीं था, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। बाई बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, बाई बैक मीन्स ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, हमने फिर से आपसे शेयर्स खरीद ली, मतलब आप मेरी दुकान में आते थे, आप जैसे पुदीना लेके जाते हो, आज फिर आए, फिर से पुदीना लेके चले गए, तो ये होता है बाई बैक, दोबारा से खरीदना, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होती है बाई बैक के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाई बैक इस तरीके से होना चाहिए जो कि सारे रूल्स रेगुलेशन जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन है उन सबको फॉलो करे, ठीक है। ऑथराइजेशन होना चाहिए AOA में। दूसरी अप्रूवल होनी चाहिए उन बाई बैक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के द्वारा। एंड थर्ड लिमिट ऑन बाईबैक, बाईबैक पे भी एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना चाहिए, जैसे 20% पेड अप कैपिटल तक ही आप खरीद सकते हो, उसके बाहर तक आप नहीं खरीद सकते। सोल्वेंसी, कंपनी मस्ट डिक्लेयर इट्स कैपेबल ऑफ पेइंग डेट, कि कंपनी को आपको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि आप पुदीना खरीद रहे हो तो आप पेमेंट करोगे, ठीक है। ये डन कंडीशंस हो गई। उसके बाद हमारा बोनस शेयर क्या होता है और राइट शेयर क्या होता है, तो यहाँ पे बोनस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो आपका रिजर्व आपने मेंटेन किया था उसके अंदर से जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री में शेयर इशू किए जाते हैं। बिकॉज बोनस इसलिए दिया जाता है, वो पहले से उन्होंने खरीद रखे तो थोड़ा बहुत बोनस देंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी। ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ़ शेयर्स में, और इससे आपकी कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं होगी, कैपिटल बढ़ेगी लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी इस चीज़ से। अब राइट शेयर्स ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जैसे कि 100% हमारी कंपनी, उसमें से 10% मिस्टर एक्स के पास शेयर्स हैं, तो राइट शेयर्स कितने मिलेंगे उसको, मिस्टर एक्स को, तो वो भी 10% मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्टर कौन होता है, उसके लीगल पोजीशन, पावर, ड्यूटीज़, ये सब, एंड क्या बोर्ड डेलीगेट कर सकता है, उसकी पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है, और वेरियस टाइप्स की क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं डायरेक्टर्स की, डिसक्वालिफिकेशन, और कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, और अपॉइंटमेंट करते टाइम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर क्या होता है। तो हेयर डायरेक्टर की बात करें तो देखो, डायरेक्टर कहाँ पे बताया हुआ है डायरेक्टर के बारे में, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 के अंदर डायरेक्टर के बारे में बताया गया है, कंपनी एक्ट 2013। डायरेक्टर इज ए पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। जो मेन बोर्ड कंपनी का होता है उसके अंदर एक पर्सन अपॉइंट किया गया, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर आर द पर्सन हु मैनेज, जो कि मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं अफेयर्स ऑफ कंपनी। डायरेक्टर कौन होते हैं, हु मैनेज एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी। उसके बाद लीगल पोजीशन क्या होती है, एक तो ये एजेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब ये एंटर करेंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, तो ये क्या है, ये एजेंट है। और दूसरा ये काम करते हैं ट्रस्टी के बीच में, ट्रस्टी के रूप में कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे ऑनेस्टली और कंपनी के बेनिफिट के लिए, तो ये हो गए ट्रस्टी। मैनेजिंग पार्टनर के रूप में भी काम करते हैं, ये मैनेज करेंगे बिजनेस को लाइक पार्टनर्स, लेकिन ये एक्चुअल पार्टनर्स नहीं होते, जैसे एक डायरेक्टर दूसरा डायरेक्टर इस तरीके से काम करेंगे कि जैसे ये पार्टनर्स है, लेकिन रियल में ये पार्टनर्स नहीं होते। उसके बाद है पावर क्या होती है डायरेक्टर्स की। अगर पावर की बात करें तो कुछ बहुत टाइप की पावर होती है, जैसे जर्नल पावर। जर्नल पावर में सारी पावर्स होती हैं जो कि कंपनी की ऑथोराइज होती हैं, जो ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी स्पेसिफिक पावर, जिसके अंदर आता है पैसा उधार ले सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको अप्रूवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पावर होगी। और डेलीगेशन पावर भी होती है, यहाँ पे अपनी जो डेलीगेट कर सकते हैं अपनी पावर्स कमेटी को या फिर कुछ और ऑफिसर्स को। जैसे ये छुट्टी पे जा रहे हैं, ये एब्सेंट है, तो ये बोल सकते हैं कि मेरी जगह तुम काम करना, मेरी जो सारी पावर्स है वो मैं तुमको दे के जाता हूँ मिस्टर एक्स को, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेलीगेट कर दिया पावर को। ड्यूटीज़ क्या होती हैं डायरेक्टर्स की, तो ड्यूटी टू एक्ट इन ए गुड फेथ, तो ये अच्छे कंपनी के भलाई के लिए काम करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट क्या है कंपनी के उसके हिसाब पे काम करेंगे। ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्किल, ये परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज़ रीजनेबल केयर और डिलीजेंस के साथ, मतलब जिससे कंपनी को बेनिफिट मिले। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स अपनी पोजीशन का अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, उससे अच्छा ये कंपनी की ग्रोथ के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। कंपनी की ग्रोथ के लिए ये यूज़ करने वाले, पर्सनल गेन के लिए यूज़ नहीं करने वाले। ड्यूटी टू फॉलो लॉ, ये लॉ को फॉलो करेंगे, आर्टिकल्स जो भी कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ें हैं लॉ के अकॉर्डिंग उन सबको दे आर गोइंग टू फॉलो। अब है कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टर सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो कि फ्री है फ्रॉम एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, इंडिपेंडेंट है, उसकी बिजनेस के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ही सी इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम बिजनेस और कंपनी। एडिशनल डायरेक्टर जो कि अपॉइंट किया गया है बोर्ड्स के द्वारा टू जनरल मीटिंग के लिए, जैसे EGM होता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग, तो इन सब में जब कुछ डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास डायरेक्टर्स की कमी है वो मीटिंग होल्ड करने के लिए, तो हम उनको अपॉइंट करते हैं। देन अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अनदर डायरेक्टर ड्यूरिंग इज एब्सेंट, अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंट है, जैसे मिस्टर एक्स एक डायरेक्टर था जो कि एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे, मिस्टर वाई को, तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर, ए डायरेक्टर हु इज़ इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट की कुछ पावर है वो भी डायरेक्टर को मिली हुई है, खुद की पावर है, मैनेजमेंट की भी तो है, तो वो मैनेज करे कंपनी को, तो ही इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम वो कंपनी के अंदर काम करता है, तो उसको बोलते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंपनी में कर रहा है, तो वो होल टाइम डायरेक्टर है। क्या क्या चीज़ें हैं, अगर डायरेक्टर के पास वो चीज़ नहीं है या फिर वो चीज़ है तो उसको कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं हम लोग। अनसाउंड माइंड, एक तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कोर्ट के अंदर, ठीक है, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, उसकी जो भी डेट्स हैं बोरो करी है मनी वो सारी पेमेंट होनी चाहिए पहले से ही, अनसोल्वेंट नहीं होना चाहिए, जैसे उसके ऊपर कोई भी फ्रॉड वगैरह का केस नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न, वो फिल ही नहीं कर पा रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं, तो नॉन कॉम्प्लाइंस भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर एक क्रूशियल लॉ प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर, 10 लॉ जो है कुछ ड्यूटीज़ बताता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, ताकि प्रॉपर गवर्नेंस मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ हु इज़ प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है, उसकी लीगल पोजीशन, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटी क्या होती है रिलेटेड टू कंपनी, और कैसे एक प्रमोटर
फिड्यूसरी रिलेशनशिप होती है कंपनी के बीच में, प्रमोटर और कंपनी के बीच में कैसे एक फिड्यूटरी रिलेशनशिप होती है। तो प्रमोटर एक ऐसा इंसान होता है जो कंसीव करता है आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी, टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट इट। कंपनी को जो चलाता है, जो बनाता है, एक्चुअल में जो स्टार्ट करता है वो प्रमोटर होता है, जिसके पास आइडिया आया था कंपनी को स्टार्ट करने का, और फिर उस आइडिया आने के बाद वो नेसेसरी स्टेप्स लेता है और कंपनी को रजिस्टर करवाता है, वो होता है प्रमोटर। तो सेक्शन 268 के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे 269 क्लोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रमोटर के बारे में डिस्कस करें। ए प्रमोटर इज़ ए पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज इन, उसका प्रोस्पेक्टस में नाम भी होते हैं, और कंट्रोल करता है ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। उसके बाद है हमारा लीगल पोजीशन क्या होती है प्रमोटर की। तो प्रमोटर ना तो कोई एजेंट होता है, ना कोई ट्रस्टी होता है, ये कंपनी इसने बनाई है तो उस टाइम से ये एक्ट कर रहा है। इसकी एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप होती कंपनी के अंदर, मतलब ये ऑनेस्टली से एक्ट करेगा और कंपनी की भलाई के लिए जो भी काम करेगा वो ये करेगा। फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मतलब इसके कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं होंगे जिस टाइम पे इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है, मस्ट नॉट टेक सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, ही मस्ट, और ये किसी भी जो मटेरियल है, फैक्ट्स है, इंटरेस्ट है, उनको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी और के तरफ। जैसे इस केस में हुआ था, प्रमोटर ने जो प्रॉपर्टी थी कंपनी की वो बेच दी किसी और को ताकि उसको प्रॉफिट हो सके, और फिर इसके लिए लायबल कौन हुआ, प्रमोटर हुआ। ड्यूटीज़ क्या होती है प्रमोटर की, एक तो जो मटेरियल, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड टू कंपनी ट्रांजेक्शन्स, वो ऑल इम्पोर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज नहीं करेगा। अवॉइड सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी हिडन प्रॉफिट नहीं रखेगा विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी। कंपनी के पास 10 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से 10 लाख में से 5 लाख प्रमोटर लेके बैठ गया घर पे और उसने कंपनी को बताया भी नहीं। सो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता वो। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, कंपनी की भलाई के लिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, उसके तरफ काम करेगा ऑनेस्टी के साथ। क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, तो सबसे पहले मिस स्टेटमेंट, अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए लायबल होगा प्रमोटर। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रख सकता, ठीक है। और पर्सनल लायबिलिटी प्री, हाँ अभी कंपनी बनी नहीं है, उससे पहले जो चीज़ कंपनी करी है उसके लिए प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर रहे हैं उसके लिए ये पर्सनली लायबल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो सब हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, और उनके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, रेजोल्यूशंस, प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस करनी है कि अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रोटेशन क्या होता है, ऑडिटर्स का हमने प्रमोटर का देख लिया, डायरेक्टर का देख लिया, अब ऑडिटर का। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, मोड्स क्या होती है जिससे हम कंपनी को बंद कर सकते हैं, ठीक है, और कौन ये फाइल कर सकता है। सबसे पहले कंपनी की मीटिंग होती है 2 टाइप की, कंपनी की मीटिंग होती है 2 टाइप की, एनुअल जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग, एवरी कंपनी मस्ट होल्ड AGM एवरी ईयर, हर 1 साल में एक बार तो ज़रूर से ज़रूर ये मीटिंग करनी होती है, ये रेगुलर होती है मीटिंग की। इसके अंदर क्या डिस्कस करते हैं, अप्रूवल करते हैं अकाउंट्स की, डिक्लेरेशन करते हैं कितना डिविडेंड हुआ, अपॉइंटमेंट करते डायरेक्टर और ऑडिटर के। अब EGM, इसको इज़ कॉल्ड टू डील विद अर्जेंट और स्पेशल मैटर, जो स्पेशल मैटर होते हैं उनके लिए डील करना होता है। हम देखो अभी कोरोना आया तो हमें बंद करना पड़ेगी हमारी कंपनी, कुछ चीज़ें ऑफ करनी पड़ेंगी, तो हम अगले साल तक तो वेट नहीं कर सकते कब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब हम ये बात बताएंगे, तब तक तो क्या पता कोरोना चला जाए, तो हम किसकी बात करेंगे, हम एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बिठाएंगे और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मीटिंग करने से पहले हमें बता देनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर नोटिस दे दो, सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मीटिंग होगी। दूसरी क्वारम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को वो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। चेयरमैन, वहाँ पे चेयरमैन होना चाहिए कि ये मीटिंग को हेड करने वाले, उस जो मीटिंग है उसका प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए कि ये मीटिंग किस लिए हो रही है। अब कितने टाइप के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है सबसे पहला, जिसके अंदर एक सिंपल मेजोरिटी से, जैसे आपकी कंपनी के अंदर लेट्स से 50 लोग प्रेजेंट है तो 50 में से क्या हो गया, 25 लोगों ने उसमें हाँ कर दी तो 25 हो गए, तो ये क्या हो गया 25-50 का 50% है, 50% लोगों ने हाँ कर दी तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें से 75% लोगों ने हाँ करनी चाहिए थी और फिर वो पास होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। प्रॉक्सी क्या होती हैं, अब प्रॉक्सी देखो, प्रॉक्सी एक पर्सन जो कि अपॉइंट किया जाता है अटेंड एंड वोट करने के लिए मीटिंग में ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर्स, ठीक है।
ऐसा पर्सन जो कि अटेंड और वोट करता है मीटिंग के अंदर मेंबर्स के बिहाफ पे। पोस्टल बैलेट क्या होता है? ये अलाउ करता है मेंबर्स को कि आप वोट कर सकते हो बिना फिजिकली प्रेजेंट, मतलब पोस्ट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, मतलब आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हो। ऑडिटर्स, अब ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट ये शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उनको अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करेगा इनको। डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सन एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का, इन डेप्ट होना चाहिए, कोई भी सोलवेंट दिवालिया नहीं होना चाहिए, और बिजनेस की रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। रिमूवल, देखो यहाँ पे रिमूवल, हाँ, ए ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब 50% लोग एग्री कर गए तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और हमें रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल चाहिए, 50% प्लस अप्रूवल चाहिए किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन ऑर्डर का, सर्टेन क्लासेस होती हैं कंपनीज़ की जो कि रोटेट करती रहती है ऑर्डर को फ्रॉम ए फिक्स पीरियड। जैसे 5 साल तक आप इस तरफ ऑडिटर रहोगे, देन आप ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे चल जाओगे, देन यहाँ पे, और फिर 5 साल के बाद यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि रोटेट करती रहती है एक कॉन्शियस सर्कल के अंदर। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर के अंदर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर के अंदर, वो डिविडेंड होता है। ये करंट ईयर पे भी होता है और प्रीवियस जो आपने रिजर्व कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग भी होता है। अब वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी को बंद करना। देखो वाइंडिंग मतलब क्लोजिंग डाउन द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट, जो कि इसके एसेट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो इसकी लायबिलिटी है उसको पे आउट करना, एंड वाउंड अप कर देना कंपनी का, मतलब कंपनी को बंद कर देना। अब कैसे बंद कर सकते हैं? बाय ट्रिब्यूनल। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आपको ऑर्डर दे दिया कि आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तो आप कर दो। दूसरा वॉलेंट्री, आप खुद चाहते हो, आपके जो मेंबर्स है कंपनी के उन्होंने कहा कि हम वाइंड अप करना चाहते हैं, क्रेडिटर्स ने कहा कि हम वाइंड अप करना चाहते हैं, तो वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इनिशिएटेड बाय वाउंडर्स वगैरह। फिर है ग्राउंड्स, अब ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि आपको वाउंड अप करना पड़ेगा, तो किस बेसिस पे वो कह सकते हैं? एक तो आपने अपनी डेट्स पेमेंट नहीं की तो वो कहेंगे कि आपको वाउंड अप करना पड़ेगा, बिकॉज आप अपनी जो फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस है उनको ही पेमेंट नहीं कर पा रहे। आप फ्रॉड वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटीज़, उस केस में भी आपको बंद करना पड़ेगा। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, यहाँ पे व्हेन इट इज़ फेयर टू वाइंड अप द कंपनी, मतलब ऐसा है कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है, अनफेयर तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। अब कौन है जो कि वाइंड अप के लिए फाइल कर सकता है, पिटीशन फिल कर सकता है? तो कंपनी, एक तो कंपनी, दूसरा उसके क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूटर, मेंबर्स जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर, ROC, ठीक है। तो ये सारे कर सकते हैं इसके लिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है इसके साथ साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए मीटिंग चाहिए। एडिटर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जो कि रिवॉर्ड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, बिकॉज उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वाइंडिंग अप एक लीगल मेथड है जो कि कंपनी को बंद करता है। अब प्रोक्सी क्या होता है? देखो ये लास्ट कंसेप्ट है। प्रोक्सी एक ऐसी पर्सन जो कि अपॉइंट किया जाता है मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है और ये वोट करेगा मीटिंग के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ दैम, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोक्सी की रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है जो कि साइन की जाती है मेंबर्स के थ्रू। प्रोक्सी को राइट टू अटेंड होता है, वोट होता है, लेकिन इसको बोलने का, देखो आप मीटिंग के अंदर अटेंड कर सकते हो मीटिंग को, आप वोट भी कर सकते हो, लेकिन आप मीटिंग के अंदर बोल नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। ये मल्टीपल मेंबर्स के रूप में एक्ट करता है। ये कंसेप्ट एंश्योर करता है कि जो शेयर होल्डर आ नहीं पा रहे मीटिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में और अटेंड करें मीटिंग को। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। हमने पूरा कंपनी लॉ का जो वन शॉट है वो कवर कर लिया है और आई थिंक आपको समझ आया होगा यहाँ तक कुछ। और यहाँ से आपको अब इसकी PDF रीड आउट करनी है अगर आपने ये 2 बार देख ली है तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस इस वीडियो का और अगला वन शॉट किस चीज़ का चाहिए, ठीक है।